नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी, सीएससी, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एनालिसिस के अपन ने सीरीज स्टार्ट करी थी। तो फर्स्ट और जो सेकंड वीडियो बना था ना, उसमें अपन ने 2021 के पेपर को पूरा डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 2022 के पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे, मतलब पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, उसमें से क्या अपन सीख सकते हैं, एलिमिनेशन कहाँ पर लगाया जा सकता है और वहाँ से अपने को क्या आउटपुट लेना है। ठीक है, क्योंकि अपने को एट द एंड 2026 के प्रीलिम्स को टारगेट करना है कि पीवाईक्यू से अपन क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने डिटेल सॉल्यूशन डाल रखा है ना, पूरा पेपर सॉल्यूशन जो कर रखा है उसकी पीडीएफ में एनोटेशन वाली उसमें अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन में परेशानी आ रही है, ठीक है, सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, एलिमिनेशन नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी मैंने ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर के आप एक बार कोर्स को जरूर विजिट करना। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए रखा गया है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट था जो पेपर था 2022 वाला। ठीक है, देखिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा यानी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए गए जाने के संबंध में उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आपको पता है विकास बैंक जितने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। ऋण देने वाली जो बात आती है ना, तो उसमें आपको पता आईएमएफ तो होता है ना, वो ऋण वाले क्षेत्रों में ज्यादा काम करता है। ठीक है, जिसमें अगर आपको भुगतान संतुलन से रिलेटेड अगर दिक्कत चल रही है आपके देश में, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसमें आप ऋण ले सकते हो आईएमएफ से। वो आपको रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करेगी। और दूसरा, जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं जो लो इनकम ग्रुप वाले देश होते हैं, कम आय वाले, उनको प्रोवाइड करवाती है। कौन? आईएमएफ। तो पहले का क्या है? बी। ठीक है, नीर और रीर दो कंसेप्ट है। ठीक है, नीर एंड रीर सिंपली समझते हैं। देखिए, नीर क्या होता है? 10 देश है, उनकी 10 की करेंसी आपने एक टोकरी में भर दी। ठीक है, वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको आप एक बार के लिए भूल जाओ। इन 10 मुद्राओं में अगर इनकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी घटेगी ना, वो रीर के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि रीर की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या है, इसमें जो मुद्राएं हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है। समझ लो, सेम रीर की बात है, रीर की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, जो इसके अंदर टोकरी के अंदर जो मुद्राएं हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन चूंकि नीर में क्या किया जाता है, जो वस्तु है ना, वस्तु की कीमतों में जो परिवर्तन हो रहा है उसको नहीं मापा जाता, तो व्यापार में कोई मतलब विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब रीर एक्सचेंज रेट को अपन यूज करेंगे ना, एक तरीके से विनिमय दर है, मतलब कि आप रुपए के बदले कितने दूसरी करेंसी खरीद सकते हो है, या फिर कोई वस्तु कितनी खरीद सकते हो। लेकिन अगर रीर में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कि क्या है, वस्तु की कीमत भी शामिल होगी। ठीक है, अब क्या हो गया, रीर बढ़ गया मतलब आपकी मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई, मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, वस्तु की कीमत मान लीजिए सेम है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन को समायोजित कर दिया। लेकिन जैसे ही मान लीजिए रुपए की कीमत बढ़ेगी, अब क्या होगा, यूएसए वाला मान लीजिए आपसे सामान ले रहा था, तब $1 की वैल्यू 80 रुपए थी, अब $1 की वैल्यू होगी 60 रुपए। तो यूएसए यूएसए से कोई भी नागरिक अगर आपसे सामान खरीदेगा तो पहले तो उसको 80 रुपए का सामान मिल रहा था, अब 60 रुपए का मिल रहा है। तो आपकी जो प्रतिस्पर्धा है ना बाजार में, वैश्विक बाजार में, वो घट जाएगी, आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, रीर की वैल्यू अगर कम होगी ना, तब आप प्रतिस्पर्धा बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि पहले 60 रुपए थी, अब रीर की वैल्यू कम होगी, मतलब आपका रुपया घट गया, उसकी वैल्यू गिर गई, 80 रुपए हो गया। तो अब जो विदेशी आपसे सामान खरीदेगा उसको पहले 60 रुपए का सामान मिलता था, अब 80 रुपए का मिलेगा, तो प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, रीर बढ़ेगा तो आपकी प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, क्योंकि आपका रुपया, आपकी करेंसी है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और वस्तु कम ले पाएगा जो विदेशी आपसे सामान खरीदेगा। ठीक है, अब ऑप्शंस को देखते हैं कि नीर में वृद्धि, रुपए में वृद्धि दिखाता है। सिंपल बात है, रीर या फिर नीर कोई भी बढ़ो, रुपए की वृद्धि होती है। रीर में वृद्धि से, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि से व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी रुपए की वैल्यू बढ़ गई और अब विश्व स्तर पर आपकी मुद्रा है ना, वो महंगी हो गई है, मतलब कम सामान मिल रहा है उतने ही पैसों में। ठीक है, तो दूसरा तो गलत है, दूसरा गलत है, तो ए बी और डी काट दो, सी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं,
कि अन्य देशों की मुद्रास्फीति के उस स्फीति के या फिर इन्फ्लेशन के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच में वर्तमान अपसरण। ठीक है भाई, ये तो एलिमिनेट हो गया ना, इसको ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। बेसिक कंसेप्ट था, इसको समझ लिया है। दोनों में बढ़ोतरी, मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में क्या है, वस्तुओं की जो मुद्रास्फीति दर थी ना उसको भी शामिल कर दिया। तो आपकी जब मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल जाओगे। ठीक है ना। ओके, तीसरा सवाल क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि यदि इन्फ्लेशन अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो खरीदेगा। ठीक है, सभी ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार। यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है या फिर उसमें डिफ्लेशन हो रहा है तो आरबीआई द्वारा बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। तीसरा क्या है, यदि यूएसए और यूरोपियन संघ ब्याज दरें गिराती है तो संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। अब देखिए तीनों को समझते हैं। इन्फ्लेशन मान लीजिए बढ़ गया, ठीक है, अब आरबीआई कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी, इन्फ्लेशन बढ़ गया मतलब क्या है, बाजार में रुपए थे ना वो बहुत ज्यादा हो गए और उसके कंपैरिजन में वस्तुएं है ना वो सीमित है। तो क्या करेंगे लोग, भाई मेरे पास पैसे ज्यादा है, कोई एक वस्तु लिमिटेड है, कोई कह रहा है कि मैं 80 रुपए दूंगा, मैं बोलूंगा 100 रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है मार्केट में। तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, वैल्यू उसकी जो वस्तु की कीमत है ना वो और बढ़ेगी। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूतियां क्या गवर्नमेंट बेचेगी, खरीदेगी, सॉरी। देखिए जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी ना, खरीदने से क्या होगा, वो किसी न किसी को पैसा देगी, सरकार को। अब सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी जनता के ऊपर, तो और ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, लोगों के पास और पैसा आ जाएगा। तो पहला तो हो गया गलत, पहला गलत है तो निकाल दो, ए सी और डी तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन दोनों जो ऑप्शन है ना उनको भी पढ़ते हैं। यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है, मतलब रुपए गिर रहा है, जैसे कि अभी $1 अराउंड 94 रुपीज के आसपास पहुंच गया है, यानी मूल्य ह्रास हो रहा है, पहले 90 था अब 94 हो गया, यानी कि डिफ्लेशन हो रही है रुपए की कीमत में। ठीक है, तो क्या करेगी आरबीआई, बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय करेगी। क्यों? क्योंकि जब बाजार में डॉलर जाएंगे ना तो रुपए को खींच लेगी आरबीआई, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन तो तभी होता है ना जब बाजार में रुपए ज्यादा है, तो रुपए करेंसी को खींच लेगी आरबीआई को, जो डॉलर है उसको बेचेगी तब। तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। अब देखिए यूरोपियन यूनियन और यूएसए ब्याज दरें को गिराएगी ना, तो इससे क्या करेगी, अब ब्याज दरें गिर गई तो भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर यूएसए में उनको अच्छी कीमत या ब्याज नहीं मिल पा रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेगी आरबीआई, डॉलरों की खरीद को प्रेरित करेगी। क्यों? डॉलरों को खरीदेगी तब क्या होगा, एट द एंड बाजार में पैसा जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है ना, देखिए विदेश से डॉलर आएगा, ठीक है, आरबीआई के पास में, तो जब डॉलर ज्यादा हो जाएगा मार्केट में तब क्या हो जाएगा, रुपए मतलब रुपए मार्केट में कम होना शुरू हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कम हो सकता है, बहुत ज्यादा कम हो सकता है। इसके लिए क्या करेगी आरबीआई, डॉलरों को खरीदेगी, जिसकी वजह से जो बाजार में रुपया जाए और ये कंट्रोल में रहे दोनों इन्फ्लेशन। ठीक है, तीसरा हो गया, तीसरे का हो गया बी। चौथा क्या है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क। देखिए ये डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल था, उस साल G20 की समिट हुई थी उसी वजह से आया था। ठीक है ना, मतलब उससे रिलेटेड बातचीत चल रही थी। G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समायोजित है। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन क्या होगा, अब अगर 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 यूपीएससी चाहती तो पेरिस क्लब की जगह कोई और भी संगठन दे सकती थी, जो सबको पता है, जैसे वर्ल्ड बैंक दे दिया, ठीक है, आईएमएफ दे दिया, लेकिन उन्होंने पेरिस क्लब को ही दिया। क्यों? क्योंकि वो सही होगा। ऐसा अगर कोई संस्था दे रही है, इंस्टीट्यूट दे रही है जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है नाम, तो वो लगभग सही होता है, क्योंकि यूपीएससी को सही करवाना होता है, नहीं तो वो गलत करवाने के लिए कोई भी नॉन इंस्टीट्यूट दे सकती है। दूसरा क्या है, यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। ठीक है भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना कि भाई जो कम आय वाले, इनकम ग्रुप वाले जो देश है उनको सहायता देने के लिए इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चौथे का क्या है, सी। पांचवा सवाल क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलगन या फिर बॉन्ड, सिंपली इंग्लिश में समझो, थोड़ा हिंदी में नहीं आएगी समझ। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड मतलब ऐसे बॉन्ड जिसमें अगर इन्फ्लेशन आ भी जाएगा ना तो उस बॉन्ड की कीमत या फिर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड है पूरा बॉन्ड। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए में आपने कोई बॉन्ड खरीदा था, इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया, ठीक है, लेकिन
इस बॉन्ड की प्राइस पर इन्फ्लेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड है। ठीक है, इसके क्या लाभ होते हैं? अब देखिए लाभ क्या है वो देखते हैं एक बार। अब थोड़ा सा शब्दों पे जाना, ठीक है, शब्दों पे ध्यान देना कि सरकार आईआईबीज के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। सरकार कम कर भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइनली आप मान सकते हो कि ये सही हो सकता है। ठीक है, आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड है, इसका मतलब क्या? इन्फ्लेशन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये किया होगा। सिंपल है ना, लॉजिकली सोचना आपको। तीसरी स्टेटमेंट क्या है? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ दोनों कर योग्य नहीं होते। अब देखिए ये हो गया बिल्कुल एक्सट्रीम कि भाई आपने इन्फ्लेशन इन बॉन्ड से कोई प्रॉफिट कमाया है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? कैपिटल गेन्स टैक्स तो लगेगा ना, क्योंकि आपने बॉन्ड से प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट पे तो लगता ही है कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा गलत, तो पहला और दूसरा हो जाएगा सही। छठा सवाल क्या है कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं का अपना भी माल विक्रय कर सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है? अपने प्लेटफॉर्म पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकती है और सीमित है ये। अब देखिए इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना बाजार 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 आधारित, ठीक है, अब इसमें क्या होता है? वो मध्यस्थ होता है, सेलर और बायर के रूप बीच में। मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट अपना खुद का सामान लिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना खुद का सामान लिस्ट करेगा तो बाजार विकृत हो सकता है। मतलब वो अपने खुद के सामान को बेचने के लिए मतलब कोई भी हथकंडा अपना सकता है। तो इसमें खुद के वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर है, वो मार्केट प्लेस पे काम करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, ये सीमित है। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम 25% तक, मतलब ये डेटा है कि वहां तक आप बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हो और ये सीमित है, लिमिटेड है। ठीक है ना, तो दूसरा हो गया सही, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सातवां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप रियल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? अब देखिए रियल सेक्टर क्या होता है? एक तो होता है वित्तीय सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, और एक होता है रियल सेक्टर। ठीक है, जो जिसमें जो वित्तीय सेक्टर नहीं होता है, जिसमें उद्यम होता है, ठीक है, वो होता है रियल सेक्टर, जहां पे फिजिकली आप उद्यम स्थापित करके काम कर रहे हो। तो पहला क्या है? किसानों द्वारा अपनी फसलों को काटना। ठीक है, ये एक रियल सेक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिजिकल रूप में काम हो रहा है। कपड़ा मिलों का कच्चे माल के रूप में कपड़े में बदलना। क्यों? क्योंकि ये भी रियल सेक्टर है, यहाँ पर भी काम हो रहा है, कोई ना कोई मतलब एंड वस्तु बन रही है ना इससे। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ो कि किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना। तीसरा हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल फॉर्म में कोई भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, फाइनेंस सेक्टर हो गया क्योंकि यहाँ पर पैसे के लेन देन हो रहा है। ठीक है, उधार ऋण के रूप में पैसे का लेन देन जहां पर भी होगा ना वो वित्तीय सेक्टर होगा, फाइनेंस सेक्टर। और जहां पर भी रियल मतलब फिजिकल फॉर्म में कोई काम हो रहा है, उससे कोई भी उत्पादन हो रहा है, तो वो हो जाएगा रियल सेक्टर। ठीक है, तो तीसरा हटा दो, बी सी और डी तीनों हट जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, आठवां सवाल है कि भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर को आपको बताना है कि इसको किससे प्रतिबंधित कर रहे हैं, मतलब किसको ये प्रतिबिंबित कर रहा है। तो देखिए अप्रत्यक्ष अंतरण जो इनडायरेक्ट जो ट्रांसफर है ना, वो कहीं ना कहीं डी वाला जो ऑप्शन है डायरेक्टली समझ लेते हैं, क्योंकि ये वन लाइनर है कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर अपने शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित किसी परिसंपत्ति में अपना वस्तुगत मूल्य उत्पन्न कर रहे हैं। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, उसमें भारत में कोई भी कंपनी थी, उसके शेयर को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और भारत में जो परिसंपत्ति है ना, उसके आधार पर उसकी जो वैल्यू है वो निर्धारित हो रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए 9वां सवाल क्या कह रहा है
कि किसी संगठन या फिर कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, नई टेक्नोलॉजी प्राप्त करना एक पूंजीगत व्यय है। ठीक है ना, आपको पता है न्यू टेक्नोलॉजी अपन जब भी लाते हैं तो उससे भविष्य में लंबे समय तक उससे उत्पादन किया जा सकता है और प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो हमेशा पूंजीगत व्यय ही होता है, जिससे आप लंबे समय तक भविष्य में उत्पादन कर सकते हो। दूसरा क्या है, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। आप देखिए, आपने ऋण ले लिया मान लो, ठीक है, और उस पे जो ब्याज आप लौटाओगे ना, वो होगा राजस्व व्यय। ठीक है, लेकिन अगर आप ऋण ले रहे हो तो वो एक टाइप का व्यय नहीं है, वो तो आपकी प्राप्तियां होगी। ठीक है ना, ऋण तो प्राप्ति होगी ना, उस पर जो ब्याज चुकाओगे ना, वो राजस्व व्यय है। तो ये कहना कि पूंजीगत जो ऋण वित्तीयन है या फिर डेप्ट फाइनेंसिंग है वो पूंजीगत व्यय है, तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन 9 का केवल ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 10वां सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अर्थव्यवस्था से संदर्भित है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है कि घरेलू वित्त बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। आप समझिए ना, आपने बैंक में जमा कर दिया पैसा और सरकार ने बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच करके लोन ले लिया, तो इनडायरेक्टली आपका पैसा ही तो सरकार को गया। तो पहला तो सही है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी डेटेड सिक्योरिटीज आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। ठीक है ना, तो ये सही है कि भाई जो डेटेड सिक्योरिटीज है ना, वो आंतरिक ऋण का अपने भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा ऋण का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहां से होगी स्टार्ट पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के सवाल को अच्छे से करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी अपने को बढ़ानी है। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। आप बताइए, अगर कोई यहाँ पर गलत करवानी होती समिति, तो कोई भी बहुत जो नॉन समिति होती है या फिर आयोग होता है, जैसे सरकारी आयोग है, ठीक है, तो उसको डाल देते, लेकिन उसको सही करवानी थी, इसलिए क्या लगा है एच.एन. सान्याल समिति, जो कि एग्जैक्टली वही होगी जो कि ऑप्शन के अनुसार होनी चाहिए। और जो पुराने एक्ट होते हैं ना 2000 से पहले के, वो लगभग सही होते हैं। 99% केसेज में ऐसा देखा गया पीवाईक्यू एनालिसिस से कि वो सही होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि सान्याल समिति ने 1971 एक्ट के थ्रू न्यायालय की अवमानना को इसके संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दूसरा क्या है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के लिए अवमानना के दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये भी सही है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 129 तो है सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 215 है हाई कोर्ट के लिए। इन दोनों आर्टिकलों से दोनों ही जो कोर्ट्स है ना, उनको अवमानना की शक्ति पर, अवमानना के लिए जो जो पनिशमेंट देने की शक्ति है ना, वो मिल जाती है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक जो क्रिमिनल अवमानना है उसको परिभाषित करता है। जैसे ही परिभाषित करने का आगे आ जाए कि भाई भारत का संविधान ये वर्गीकृत करता है, परिभाषित करता है, तो वो हमेशा ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान बहुत लिमिटेड मात्रा में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, और यहाँ पर ये बोलना कि भाई अवमानना की चीज़ों को ही संविधान परिभाषित करा, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे तीसरा गलत हो जाएगा, सी और डी कट जाएगा। ठीक है। चौथा देखेंगे कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद में नहीं है। ऑब्वियसली सभी जितने भी नियम कायदे कानून होंगे संसद ही बनाती है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है ना। ओके। और जो अवमानना करने की जो शक्ति है ना, अवमानना के दंड की शक्ति, कि भाई जो पनिशमेंट करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है, इसको किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 12वां सवाल। सरकारी विधि अधिकारी और विधि फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर है। अब ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इसमें न्यायवादी, पेटेंट न्यायवादी तो अधिवक्ता नहीं होता, लेकिन जो कॉर्पोरेट वकील होता है ना, वो होता है, वो एडवोकेट होता है। तो पहला हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है, बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों से रिलेटेड नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सही। पहला गलत है, दूसरा सही है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 13वां सवाल। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या फिर सिफारिश की अपेक्षा होती है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, संविधान संशोधन विधेयक होता है ना, उसको प्राइवेट मेंबर भी पेश करता है जो मंत्री नहीं है, मंत्री भी पेश कर सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, और इस पर कोई भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होती है। ठीक है ना, तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा क्या है,
जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर हो जाता है कि वो अनुमति दे। ये दूसरा सही है। उसको कब ऐड किया गया था ये बाध्यकारिता? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये दूसरा सही है। पहला गलत है तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। ठीक है ना, लेकिन तीसरे स्टेटमेंट को भी देखते एक बार कि भाई भारतीय संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में दोनों को विशेष बहुमत से पारित करना और संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है भाई, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस अपने आर्टिकल 108 के तहत जो नॉर्मल जो साधारण विधेयक होते हैं ना उसमें जो जॉइंट सेशन होता है वो नहीं किया जा सकता। किसमें? संविधान संशोधन विधेयक में। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 14वां सवाल क्या है कि भारत का संविधान मंत्रियों को ये 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। तो ये गलत है। मैंने क्या बोला? भारत का संविधान वर्गीकृत करता है, परिभाषित करता है, ये गलत है। ये मंत्रियों की जो वर्गीकरण है ना ये एक संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा। ठीक है, किसी भी तरीके से इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि भारत के संविधान में ऐसा दे रखा है कि भाई इतने ही मंत्री होंगे, ये गलत है। दूसरा क्या? संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर के लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। ये सही है। कब ऐड हुआ था? ये हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इसको ऐड किया था कि भाई टोटल जो मंत्री है ना वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जवाबदेह होती है। अब ऐसा हो जाए कि भाई जितने विधायिका में जितने मेंबर है सभी को मंत्री बना दिया जाए तो कार्यपालिका फिर विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होगी ना, जवाबदेह नहीं होगी। ठीक है, तो इस रूप में आप ये समझ सकते हैं कि भाई दूसरा ऑप्शन ये सही है, पहला गलत है। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इस 15% वाले जो क्राइटेरिया को ऐड किया गया था। 15वां सवाल क्या है कि भारत में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? पहला, आपातकाल की घोषणा करना, घोषणा का अनुसमर्थन करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाना और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलवाना। देखिए, आपातकाल की घोषणा और भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने वाली बात है ना तो उसमें राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों की भूमिका होती है। दोनों से ही विधेयक को पास करवाना होता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा हो जाएगा गलत, लेकिन जो दूसरा है ना, चूंकि सरकार इज इक्वल टू लोकसभा, तो लोकसभा में ही इसको अविश्वास प्रस्ताव को पास करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है ना तो क्या होगा कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के ही मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, लाया सिर्फ लोकसभा में जा सकता है, पास भी लोकसभा में ही करवाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ये पास हो जाएगा लोकसभा में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2 बी 15वें का। ठीक है, ओके। 16वां सवाल क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दल बदल विरोधी अधिनियम। पहला क्या, ये कानून ये निर्दिष्ट करता है कि कोई भी नाम निर्दिष्ट यानी नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक पेज है, देखिए 6 महीने के अंदर मतलब विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ। ये गलत है। क्यों ये गलत है? क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी दल में शामिल हो सकता है, लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी भी दल में शामिल होता है तो उसको एंटी डिफेक्शन माना जाएगा। ठीक है ना, तो पहला तो हो गया गलत। ये कानून कोई भी समयावधि नहीं देता कि जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला विनिश्चित करना पड़ेगा। तो ये सही है कि भाई जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना उसके ऊपर कोई भी ऐसी समय सीमा नहीं है कि वो ये तय करे कि भाई 3 महीनों में 6 महीनों में कब एंटी डिफेक्शन को बताना है कि भाई ये एंटी डिफेक्शन है या नहीं। ठीक है, तो दूसरा तो सही है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ में उस एक्ट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं दे रखा है समय सीमा का। लेकिन कीहोतो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई, एक और मणिपुर वाला मामला भी हुआ था, उसमें कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको मतलब ये तय करना पड़ेगा कि भाई एंटी डिफेक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था, लेकिन एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड एक और चीजें याद रखनी है आपको। जो भी क्राइटेरिया दे रखे हैं कि एंटी डिफेक्शन कब लागू होगा, तो उसके आपको एक बार जाकर के रिवाइज करना आपके नोट से कि कौन कौन से मतलब केसेस में एंटी डिफेक्शन लागू होता है। ठीक है ना,
कि भाई व्हीप का उल्लंघन कर दे, ठीक है, वोट ना दे, इन सारी चीज़ों को आपको एक बार जाकर के पढ़ना है। अब देखिए 17वां सवाल है कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। देखिए ये हो जाएगा गलत, क्यों? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल को नहीं है, भारत का जो अटॉर्नी जनरल है ना, सिर्फ उसी को संसद में भाग लेने की अनुमति है। और वोट के अलावा वो संसद में वोट नहीं कर सकता, उसके अलावा सभी जो नॉर्मल सदस्य के जो अधिकार होते हैं ना, वो इसके भी होते हैं, ठीक है। तो वोटिंग के अलावा सभी अधिकार प्राप्त है अटॉर्नी जनरल को। अब अगर वो किसी समिति का भी सदस्य है तो समिति का सदस्य भी बन सकता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के मामले में ये सही नहीं है। दूसरा क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र तब देता है जब सरकार इस्तीफा दे देती है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि भाई आर्टिकल 88 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है। तो भाई इसको नियुक्ति अगर संवैधानिक तरीके से हो रही है तो उसको पद से हटाने के लिए भी तो संवैधानिक तरीका ही अपनाया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि भाई सरकार ने इस्तीफा दे दिया इसलिए इसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा भी हो जाएगा गलत, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, 18वां सवाल क्या है? रीट याचिका होती है ना, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें परमादेश मैंडेमस दे रखा है। मैंडेमस क्या होता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, ठीक है, सरकारी ऑफिस और ऐसा निजी ऑफिस या फिर प्राइवेट एंटिटी जिसको सरकारी काम दिया गया हो और अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनसे सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकती है, मैंडेमस दे सकती है कि भाई, मैंडेमस जो रीट है ना वो जारी कर सकती है कि भाई आप अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये होती है मैंडेमस। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? किसी प्राइवेट सदस्य संगठन के विरुद्ध यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। सही बात है ना भाई, प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है, उसको जब अपन सरकारी काम देंगे और वो सरकारी काम को नहीं कर रहा है तब उसके खिलाफ मैंडेमस जारी किया जाता है। दूसरा क्या है? किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह सरकारी कंपनी हो, परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। गलत है, सरकारी कंपनी के विरुद्ध तो किया जा सकता है जब वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगी, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा गलत है, तो ए, बी और डी तीनों ही निकल गए, सी हो जाएगा सही, ठीक है। 19वें सवाल को देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को अवश्य अपनाना चाहिए, ठीक है ना, अपनाना चाहिए, ऐसा नहीं बोला कि भाई अपनाना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है। दूसरा क्या है? चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति और अंतर्गत भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए। हर नागरिक बोल दिया, एक्सट्रीम बोल दिया, तो मैंने क्या बोला, जैसे एक्सट्रीम वर्ड आ जाए गलत हो जाएगा, तो पहला हट गया, डी हट गया। अब तीसरा कॉमन ही है दोनों में, तो तीसरा तो सही हो जाएगा, ठीक है ना, कि भाई ये पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू लागू किया जा सकता है, कैन बी, ठीक है ना। तो पहला और तीसरा हो जाएगा सही। 20वां सवाल क्या है कि जो भारत की जो लोकसभा है ना, उसके उपाध्यक्ष के संदर्भ में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, उस पर विचार करना, कौन सा सही है वो बताना है। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जब अध्यक्ष नियत करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा एकदम सही। क्यों? क्योंकि अगर इसको गलत करवाना होता ना तो लोकसभा की जगह संविधान बोल देता कि संविधान के अनुसार ऐसा ऐसा दे रखा है, लेकिन उसने कार्य संचालन नियमों में ये ऑब्वियसली दे रखा है कि उपाध्यक्ष का चुनाव उसी तारीख को होगा जब जो अध्यक्ष होगा ना वो तय करेगा, अध्यक्ष तय करेगा डेट, ठीक है, पहला सही है। दूसरा क्या है? यह आज्ञापालक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या फिर शासक दल से होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक संसदीय परंपरा है, देखिए एक संसदीय परंपरा है जिसमें यह कहा गया है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ना वो तो सरकार, जिस दल की सरकार है ना उससे होगा, और जो उपाध्यक्ष होगा ना वो हमेशा विपक्षी दल से ही होगा, विपक्षी दल से। तो ये एक संसदीय परंपरा है, तो दूसरा हो जाएगा गलत कि भाई शासक दल से या फिर विपक्षी दल से किसी से नहीं, उपाध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से ही होगा, ठीक है, दूसरा हट गया, तो बी और डी तो निकल गए। तीसरा क्या है? संसद की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की होती है, उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती, सही है, ठीक है ना, पहला और तीसरा सही हो गया। तो पहला और तीसरा तो सिर्फ ए में ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन लगाना है। इसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट का नॉलेज है तभी आप लगा पाओगे। देखिए अब ज्योग्राफी
एंड एनवायरमेंट के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। वन लाइनर है, इनको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट अपन फैक्ट जो भी पूछा है ना उसका आंसर निकाल के आगे बढ़ेंगे। इसके नोट्स आप बना सकते हो अपने। तो निम्नलिखित में से कौन एक मीथेन का सबसे ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक कारण है? एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानवों द्वारा। तो आपको पता है जो धान होता है ना, राइस से सबसे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है। धान गहनता प्रणाली में जो खेतों को बारी बारी से मतलब भिगाया जाता है, वापस सुखाया जाता है, तो ये पद्धति के क्या परिणाम होते हैं? अब जैसे कोई नई पद्धति अपना रहे हो, नई पद्धति, तो उससे क्या होगा भाई, इन फ्यूचर उससे संधारणीयता आएगी। ठीक है ना, सस्टेनेबिलिटी आएगी, उसीलिए उसको अपनाया जा रहा है। नहीं तो उसको छोड़ दिया जाता अगर पुरानी टेक्नोलॉजी होती, उससे ज्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा होता। तो इसमें क्या होगा, बीज की कम आवश्यकता होगी, सही बात है। मिथेन का कम उत्सर्जन होगा, सही है। बिजली की कम खपत होगी, तो तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे सही। ठीक है। 23वां क्या, पश्चिम अफ्रीका की ऐसी कौन सी झीलें सूख करके मरुस्थल हो गई है? तो इसका सीधा आंसर क्या था, लेक फागुबिन। अब आपको अफ्रीका की लेक्स है ना, अफ्रीका की लेक्स, उनको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, नॉर्थ टू साउथ। आप एक बार मतलब एक बार लिख करके इसको रिवाइज कर लेना। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी केनियन निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये है पेरियार नदी पर। पेरियार कहां पर है? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। 25वां सवाल क्या है कि शिखर दे रखे, पर्वत दे रखे, मिलान करना है कि कौन कौन से मिलान सही है। नामचा बरवा गढ़वाल में नहीं, कहां पर है? अरुणाचल में। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में, ठीक है सही बात है, उत्तराखंड। नोकरेक सिक्किम में नहीं, नोकरेक कहां पर है? मेघालय में। तो ओनली 2 हो जाएगा सही इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट किससे संबंधित है? देखिए, लिवेंट भूमध्य सागर के जो आसपास का क्षेत्र है ना, तटीय क्षेत्र, उसको कहते हैं। ठीक है, उस टाइम में काफी न्यूज में था, इसलिए ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिया था। अब अफगानिस्तान के साथ में कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं? आपको पता है जो अजरबैजान है ना, वो थोड़ा अफगानिस्तान से नॉर्थ में पड़ जाता है, मतलब इसकी सीमा थोड़ी दूर रहती है। तो अगर आप अजरबैजान को भी सिर्फ एलिमिनेट कर दोगे ना, तो पहला, दूसरा और चौथा तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, तभी आपको मतलब एक सही तरीके से आप सवालों को निकाल पाओगे। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल देखते हैं। मोनाजाइट जो पाए जाते हैं ना भारत में, उसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि भारत में मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। ठीक है, सही बात है। मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है, ये भी सही बात है, केरल तट पर आप देख सकते हो। ठीक है। अब भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में, समस्त जो तटवर्ती जो भी धूल है ना, मिट्टी है, उसमें मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ये हो गया गलत, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम जोड़ दिया ना कि भाई समस्त पूरे जितना तटीय क्षेत्र है, सब जगह पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा निकालो, पहला चौथा और तीसरा निकल गया, बी हो जाएगा सही। कि भारत में केवल जो सरकारी निकाय है ना, वही मोनाजाइट जो इसका संसाधन, प्रसंस्करण एंड निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? सिंपल बात है, 21 जून होता है। 21 जून कब आता है? जून के दूसरे पखवाड़े में। ठीक है, तो बी हो जाएगा सही। कुछ वेटलैंड्स दे रखे और वो किस राज्य में, उसको बताना। होकेरा कहां पर है? पंजाब में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, वेटलैंड्स को याद कर लेना, जो अभी लेटेस्ट वेटलैंड्स जितने भी ऐड हुए ना 2026 तक, अप्रैल 2026 तक, उन सबको एक बार देख लेना। वेटलैंड्स पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, उसको प्रथम आईएएस चैनल पर जाकर आपको देख लेना। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लेना कि वेटलैंड्स अपडेट बाय प्रथम आईएएस, तो वीडियो आ जाएगा। ठीक है। होकेरा जम्मू कश्मीर में, रेणुका ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में ही है, रुद्रसागर त्रिपुरा में, सस्तम कोटा कहाँ पर है? तमिलनाडु में नहीं है, ये है केरल में। तो इसमें से केवल 2 ही कथन सही है। तो लेटेस्ट जितने भी रामसर साइट्स हैं ना, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, वहां से सवाल आ जाएगा। अब देखिए, अब साइंस टैग के सवाल आने स्टार्ट हो गए। अब साइंस टैग में क्या ट्रिक्स रहती है, क्या एलिमिनेशन रहता है कि जितने एप्लीकेशन बेस्ड सवाल रहते हैं ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो सारे सही होने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए 31वां सवाल देख लो। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाई गई कौन कौन सी ऐप है? तो चारों ही ऐप है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है कि उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वो सबके लिए अवेलेबल होती है। आप उसमें मॉडिफिकेशन करके आप अपना ऐप भी बना सकते हो। ठीक है ना। 32वां क्या है?
वेब 3.0 के संदर्भ में आपको बताना है कि भाई किस तरीके से ये काम करता है। तो अब 3.0 आया मतलब और डिसेंट्रलाइज करना है चीज़ों को कि भाई और जो उपभोक्ता है ना उसके लिए और इजी बनाना है चीज़ों को। तो वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। वेब 3.0 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, ठीक है, हो सकता है। सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं और ये सामूहिक रूप से मतलब कंपनी के परिचालन के अपेक्षा ये प्रवक्ता जो यूज़ कर रहे हैं ना उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो इसमें भी तीनों सही हो गई, ठीक है। 33वां सवाल देखते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास। अब आपको नहीं भी पता है ना तो कर सकते हैं, बना सकते हैं, पहुंच बना सकते हैं और मेल वगैरह ये सास के ही एक उदाहरण है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही होगी। इसमें क्या दे रखा है इसको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है ना। अगर हो सकता है टेक्नोलॉजी में आपको बोल दिया कि आज जो टेक्नोलॉजी है उससे भविष्य में ये काम हो सकता है। अगर हो सकता बोल दिया पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हाई होगी कि भाई इन फ्यूचर पता नहीं क्या प्रोग्रामिंग में चेंज करके इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी में इन फ्यूचर क्या हो सकता है वो अभी भी कुछ भी तय नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो ऐसा बोल दिया कि भाई हो सकता है ये ऐसे कर सकता है, तो वो सही होगा। 34वां सवाल क्या है? कक्षीय बमबारी प्रणाली जो है ना, प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए 34वें का आपको ऑप्शंस पढ़ना है एक बार रोक करके। 34वें में जो सही बात होगी ना उसमें क्या होगा कि कोई जैसे उपग्रह होता है ना, पहले तो पृथ्वी के कक्षा से बाहर लेके जाया जाता है उसको, फिर पृथ्वी पर कोई भी एक निशाने पर इसको बम्बार्डिंग की जाती है। तो इसका कोई भी मिसाइल पृथ्वी के परिध या फिर स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वहां से पृथ्वी पर लक्ष्य लगा करके कक्षा को, ऊपरी कक्षा को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो 34वें का हो जाएगा सी। 35वां सवाल क्या है? क्यूबिट। देखिए क्यूबिट सिंपल सा सवाल है, क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि क्वांटम जो कंप्यूटर होते हैं ना वो क्यूबिट्स पे ही काम करते हैं, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजीज दे रखी है अभी ऑप्शंस पे उनकी जो शॉर्ट रेंज कौन कौन सी है? अब देखिए रेडियो बेतार जितने भी होते हैं या फिर क्लोज सर्किट जो टेलीविजन होते हैं, ये तीनों में ही शॉर्ट रेंज में कुछ भी हो सकता है ना, शॉर्ट रेंज। तो ऐसा कहना कि भाई टेलीविजन में कोई भी शॉर्ट रेंज सर्किट नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब तीनों ही आप एक तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है तो तीनों ही साइंस का है तो सही मान के चलना है। अब ये भी एनवायरनमेंट का है, इसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड दे रखा है कि भाई ऐसा बन सकती है, ऐसा बन सकती है, ऐसी दर्शा सकती है। तो इन फ्यूचर भाई बायोटेक हो चाहे किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, अगर उसके भविष्य की संभावना को बता रहा है ना कि भाई ये ऐसे इस तरीके से हो सकता है, तो उससे मतलब ये कहना कि ये नहीं होगा, इसको ये ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि भाई भविष्य में बायोटेक में कुछ चेंजेज हो जाए, उसको मानव ऊतकों के भीतर अंतरूप बन सकती है, खाद्य प्रसंस्करण में यूज हो सकता है, जैविक प्रतिरोधक हो सकता है, ठीक है ना। तो 37वें का हो जाएगा डी। 38वां सवाल क्या है? देखिए ये थोड़ा सा एकदम एक्सट्रीम था, मतलब एक तरह से फैक्चुअल ज़्यादा था, लेकिन इसमें भी एलिमिनेशन लगा सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। जो बिल्कुल फैक्चुअल होता है ना उसको आपको स्किप करना है, क्योंकि वहां पर चांसेस है कि वो गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन के चांसेस रहते हैं। जैसे कि दूसरा ऑप्शन देखिए कि प्रतिजैविकों में जीव और खाए जाने वाले पदार्थ खाद्य में जो होते हैं वो नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नाली में नहीं पाए जाते, ठीक है। अब ऐसा कहना कि हमारे आहार नाली में ये वाले जो जीव होंगे वो नहीं पाए जाएंगे, भाई एक एक आदमी के भी अगर आहार नाली में ये मिल गए इस टाइप के जीव तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा गलत है, ये निकल गया, ये निकल गया। पहला तो सही हो गया अपने आप, कॉमन है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि प्रतिजैविक दूध शर्कराओं में पाचन में सहायक होते हैं। अगर सहायक होंगे तभी तो ऐड किया है, अगर नहीं होते तो क्यों ऐड करते, ठीक है ना। तीसरे का क्या हो जाएगा, सॉरी 38वें का हो जाएगा सी। कोविड-19 महामारी। देखिए ये जो वैक्सीन वाले सवाल थे ना उनको स्किप करना है, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था, इसलिए पूछ लिए थे 2-3 सवाल। अब इनके आने के चांसेस बहुत कम है। जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं ना उनसे क्या पृथ्वी पर इफेक्ट पड़ता है उसके संदर्भ में आपको बताना है। देखिए सोलर फ्लेयर से कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि भाई पृथ्वी पर आग लग जाएगी सोलर फ्लेयर से या फिर सुनामी आ जाएगी, तो ये एक्सट्रीम चीज़ें नहीं होती। उसके अलावा जीपीएस में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, नेविगेशन प्रणालियाँ विफल हो सकती है, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है, और जो ऑरोरा बनता है ना नॉर्थ और साउथ पोल पे वो बन सकता है, और जो वायुयान जो उड़ते हैं उनके जो रेडियो तरंगे होती है वो बाधित हो सकती है।
ठीक है, तो इसमें ये नहीं होगा कि सुनामी आ जाएगी, दूसरा गलत हो जाएगा, और पृथ्वी पर आग लग जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो पांचवा गलत हो गया, तो पांचवा हटाओ, ए हट गया, बी हट गया और डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 में क्या कह रहा है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। अब देखिए जैसे ट्रैकर की बात आ जाए ना, तो ट्रैकर एक टाइप से डेटाबेस होते हैं। तो जहां पर भी आपको ऑप्शन में डेटाबेस दिख जाए, आपको टिक करना सीधा। तो पहला ही ऑप्शन है, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित एक डेटाबेस है। और देखिए 70% केसेस में ऐसा होता है कि जो वन लाइनर पूछ रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनोलॉजी दे करके, तो उसका हर बार 70% केसेस में ये होता है कि पहला ऑप्शन ही सही होता है। बाकी अगर आपको ये पता है ना कि भाई पहला ऑप्शन सही हो सकता है, तो आपको टिक करना है, नहीं तो उसके अलावा दूसरे ऑप्शन को भी पढ़ करके एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। 42वां सवाल क्या है कि जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बना करके जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें रोकता है, उन्हें चलाने की कोशिश करता है। तो पहला सही है, बिल्कुल पॉजिटिव साइंस में बता रहा है। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह में भागीदारी के लिए वैश्विक पहल EP100 स्टार्ट करी है। तो दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी नहीं है, ये द क्लाइमेट ग्रुप है ना, द क्लाइमेट ग्रुप, उसी ने इसको स्टार्ट करा था। तो दूसरा गलत है, दूसरा हटा देंगे तो पहला एलिमिनेट हो गया, दूसरा तीसरा हो गया और चौथा हो गया। तो 1, 3 एंड 4 हो जाएगा सही। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, EP100 ऊर्जा दक्षता की बात करता है, न्यूनीकरण जो लक्ष्य है उत्सर्जन को उनको प्राप्त करने की बात करता है। तो तीसरा पॉजिटिव सेंस में तीसरा सही हो जाएगा। कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य है। अब देखिए कुछ ऐड कर दिया, अब यहाँ कर देता कि सभी कंपनियां EP100 की है, तो ये गलत हो जाता। कुछ दे दिया, एलिमिनेशन की बात कर दी, तो ये हो जाएगा सही। ठीक है ना। पांचवा, ऊर्जा एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर टू कोएलिशन का सचिवालय, तो ये गलत है, ये पेरिस समझौते के अंतर्गत काम करता है। ठीक है ना, पांचवा हो जाएगा गलत, 1, 3 एंड 4 इसका हो जाएगा सही। अब जैसे कुछ कंपनियों में जैसे स्वराज है, ठीक है, महिंद्रा है, ये इसमें EP100 में सदस्य है। ठीक है, 43 नंबर सवाल क्या है कि जो उष्ण कटिबंधीय जो वन है ना, वर्षा वन, वो पृथ्वी के फेफड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। उसी तरीके से जो वेटलैंड्स होते हैं ना, वो गुर्दे की तरह काम करते हैं। मतलब कि गुर्दे क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो जो वेटलैंड्स है ना, वो क्या फिल्टर करते हैं, जो एक्सेस मात्रा में जो मिनरल्स होते हैं, जो भारी खनिज होते हैं, उनको मतलब अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो 43 का क्या हो जाएगा, 43 का हो जाएगा आंसर डी, कि भाई जलीय पादप इसमें भारी धातु जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनकी जो एक्सेस मात्रा होती है, उनको क्या करते हैं, वो अवशोषित करने का काम करते हैं। तो 43 का हो जाएगा सी। अब देखिए 44 में एलिमिनेशन लगेगा कैसे। अब ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए कि PM10 है ना, वो फेफड़ों के अंदर जाकर के जो अपनी रक्त वाहिकाएं होती है ना, उनमें प्रवेश कर सकता है। तो ये गलत है, क्यों? PM2.5 तो समझ लिया कि भाई PM2.5 वो फेफड़ों तक पहुंच सकता है, लेकिन PM10 के बारे में अभी तक ऐसा कोई भी जानकारी है नहीं अपने पास। तो तीसरा गलत है, तो ए निकल गया, सी निकल गया। अब पहला ऑप्शन तो मतलब कॉमन है, तो वो तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा देखिए, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है कि वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्सर्जन कर सकता है। दमा जो रोग होता है ना, उसको उत्सर्जित कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो ऑब्वियसली हो सकता है ना इन फ्यूचर, भाई एक आदमी को भी अगर ओजोन की अत्यधिक मात्रा की वजह से दमा हो गया, तो सही हो जाएगा। तो पहला और चौथा हो जाएगा सही, सॉरी पहला और चौथा दूसरे में, बी में। ठीक है, अब वन लाइनर आगे वापस। कभी कभी गुच्छी है ना, गुच्छी के संदर्भ में आपको बताना कि गुच्छी कभी कभी न्यूज में रहता है वर्ड। तो ये कवक है, हाँ मशरूम, ठीक है ना, ये एक कवक है। ये कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कुछ ऐड हो गया, मतलब कहीं पे भी पाया जा सकता है। कुछ का ऐसा थोड़ी कहेंगे कि भाई गढ़वाल हिमालय में पाया जाता है, सिक्किम हिमालय पर पाया जाता है। तो कुछ ऐड हो गया, तो ये हो गया बिल्कुल एकदम जनरल स्टेटमेंट। तो पहला और दूसरा हो गया सही। अब देखिए जब यूपीएससी को गलत ऑप्शन बनाना होता है ना, तो वो क्या करता है, एरिया को लिमिट कर देता है कि भाई जैसे भारत है तो उत्तरी पूर्वी भारत कर देगा। तो ये हो जाएगा गलत, कि उत्तरी पूर्वी भारत के हिमालय के तलहटी में इसकी वाणिज्यिक खेती की जाती है। अब लिमिटेड कर दिया कि उत्तरी पूर्वी भारत में की जा सकती है। अब पंजाब, पंजाब क्या, हिमाचल, उत्तराखंड, इस एरिया में अगर एक खेत में भी कमर्शियल फार्मिंग हो रही है ना इसकी, तो ये हो जाएगा गलत। और मशरूम की खेती तो ऑब्वियसली देखी जाती है, मतलब
कि काफ़ी जगहों पर हो रही है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा सही, सी आंसर। ठीक है, 45वां क्या है? अब देखिए, अब आपको नहीं पता, मान लीजिए कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट क्या होता है, दैनिक जीवन में बहुत उपयोग हो रहा है, तो उसमें आपको एलिमिनेट करना है कि भाई क्या इनसे मतलब तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ में मिला मिला करके उनको थोड़ा कठोर बनाया जा सकता है? हो सकता है, ठीक है ना, बनाया जा सकता है। भविष्य में कुछ भी टेक्नोलॉजी बना दी और उससे किया गया तो फिर सही हो जाएगा ये, है ना। इसका बने पात्रों का उपयोग मादक पदार्थों के पेय करने के लिए मादक पदार्थों के उपयोग में किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता हो कि भाई ये गलत भी हो। अब इनसे बनी बोतलों का रिसाइकलिंग करके उनका अन्य उत्पाद बनाया जा सकता है। देखिए, ये ज़्यादा पॉजिटिव है ना कि भाई रिसाइकलिंग हो सकती है, तो पहला और दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है, अब पहला और तीसरा इसमें से ए ही है ना, क्योंकि इन चार में से सिर्फ दो ही सही थे ऑप्शन के हिसाब से, तो आपको दो ही सही करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर दूसरा अपन सही मान सकते हैं कि भाई पेय पदार्थ रखे जा सकते हैं, तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं 1 और 2 का, तो ये अपने आप गलत हो गया। ठीक है ना, चौथा भी गलत हो गया। इसमें से कौन सा पक्षी नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है गोल्डन महिषिर, ये एक मछली है, ये पक्षी नहीं है। तो ये स्पीसीज से ऐसे सवाल आते हैं, तो स्पीसीज वाला जो वीडियो है ना, स्पीसीज इन न्यूज, वो मैंने बना रखा है, और दूसरा वीडियो भी अपडेटेड जल्दी आ जाएगा, तो उसको जाकर के आप देख लेना। एनिमल बिहेवियर पे बहुत सारे सवाल आते हैं, जनन पीरियड से रिलेटेड है, कौन दहाड़ता है नहीं दहाड़ता, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। अब ये बताना आपको कि कौन सा इसमें से पादप जो है ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? जो दलहन वाले पौधे होते हैं ना, दाल वाले पौधे, वो करता है। तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा दाल वाला पौधा नहीं है। तो छठा ऑप्शन देखिए, पालक। पालक दाल वाला पौधा नहीं है, तो पालक को हटा दो, बी सी और डी हट गया, ए हो जाएगा सही। पहला कौन सा है? अल्फाफा। आपको नहीं पता दलहन का पौधा है नहीं है, तो आपको एलिमिनेट करके आपको आइडिया लग गया कि हाँ ये है। तीसरा चना सही हो जाएगा, चिकपी। और चौथा क्या है? जो क्लोवर होते हैं वो। तो दूसरा और पांचवा और छठा इसमें ये हो जाएगा गलत, तो 6 में से 3 सही है। ठीक है, अब बायो रॉक जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको जो कोरल रीफ्स होते हैं ना, उनको वापस बनाने के लिए या फिर उसको वापस मतलब एक तरीके से उसको क्षतिग्रस्त जो होती है ना, उनको वापस बहाली के लिए इसका यूज होता है। तो अब देखिए, ये भी वन लाइनर है, इसका भी ए आंसर सही है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था कि वन लाइनर जो भी पूछे ना कि ये टर्मिनोलॉजी क्यों न्यूज में थी, तो उसका 70% केसेस में ए ही सही होता है। ठीक है, बाकी गलत हो जाएंगे। तो प्रवाल द्वीप जो मतलब नुकसान पहुंच गया उनको उनको वापस मतलब बहाली करने के लिए इसका उपयोग होता है बायो रॉक टेक्नोलॉजी का। मियावाकी पद्धति आपने बहुत सुना होगा, वन जो शहरों में जो एक तरीके से जंगल विकसित किए जाते हैं छोटे स्तर पर शहरी क्षेत्रों में, तो उनको मियावाकी पद्धति से ही किया जाता है। मियावाकी पद्धति में क्या होता है कि बहुत कम टाइम लेते हैं और काफ़ी सघन, काफ़ी डेंस वन इससे उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है ना, मियावाकी जापान की पद्धति है। ठीक है, 50 सवाल हो गए अपने। 51वें सवाल को देखते हैं। हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है यहाँ से, अब हिस्ट्री के सवाल देखने। भारत सरकार अधिनियम 1919 में देखिए 2 विषय रखे गए थे, एक तो रिजर्व, एक ट्रांसफर्ड। तो अब ब्रिटिशर्स अपने पास में कौन सा विषय रखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसफर कौन सा करेंगे लोकल्स को जो ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो न्याय अपने पास रखा था इन्होंने, भू राजस्व टैक्सेशन, ठीक है, या फिर पुलिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ना वो अपने पास रखी थी, लेकिन स्थानीय स्वशासन वाली जो बात थी ना, लोकल गवर्नेंस, उसको ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, लोकल बॉडीज को। तो पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा सही कि भाई ये सारे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे। फणम, जैसे ऑप्शन में दिख जाए सिक्का, कभी भी आ जाए, ठीक है, कोई भी टर्मिनोलॉजी आ जाए और अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए ना सिक्का है कि नहीं है, तो वो सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये त्रावणकोर त्रावणकोर में मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन त्रावणकोर में इस टाइप के सिक्के का यूज होता था, फणम करके। ठीक है, फणम थे, चक्राम थे। अब देखिए 3 नाम दे रखे हैं, इसमें से कौन से मतलब जो व्यक्ति थे वो गदर पार्टी के साथ में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। तो उसमें जो रास बिहारी बोस थे ना, वो तो सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन बारिंद्र घोष और जोगेश चंद्र चटर्जी गदर पार्टी के साथ में किसी भी रूप से जुड़े हुए नहीं थे सक्रिय रूप से। बारिंद्र कुमार घोष बंगाल के थे, और वो युगांतर पत्रिका जो चलती थी ना उस टाइम, युगांतर पत्रिका, उनसे जुड़े हुए थे। जोगेश चंद्र चटर्जी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे और उनके संस्थापक सदस्यों में थे एक थे। और HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उससे भी उनके भी ये संस्थापक सदस्यों में से
एक थे। ठीक है, तो पहला और दूसरा नहीं है। जोगेश चंद्र चटर्जी और बारिंदर कुमार घोष किसी भी तरीके से बंगा जो गदर पार्टी थी ना उसके साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए हुए थे उस टाइम। अब देखिए क्रिप्स मिशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखी है कि भारतीय संविधान में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही साथ भारतीय रियासतों द्वारा जो नॉमिनेटेड सदस्य थे ना वो क्रिप्स मिशन के तहत में ये प्रावधान दे रखे थे। तो पहला गलत है। क्यों? क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं से तो मतलब इलेक्टेड थे ही, लेकिन भारतीय जो रियासतें थी ना उसमें राजा जिस व्यक्ति को भेज दिया था ना वही था, उसमें कोई नॉमिनेट वगैरह नहीं हो रहा था। पहला गलत है। दूसरा क्या कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं थे उन्हें अधिकार था कि वो भावी स्थिति में ब्रिटेन के साथ अलग संधि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान दे ही रखा था क्रिप्स मिशन में। केवल बी हो जाएगा सही इसमें। ठीक है, 55वां सवाल क्या है कि इनमें से कौन से मूल ग्रंथ है जो कि जैन ग्रंथ है? तो आपको पता नीति प्रकरण और अवधान शतक ये दोनों ही बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, नीति प्रकरण एक बौद्ध ग्रंथ है। अवधान शतक किसने लिखा था? आचार्य जीनसेन ने। इनके लेखकों के नाम भी आप नोट कर लेना, क्योंकि भविष्य में जब 2026 का प्रीलिम्स अगर आए तो उसमें लेखकों के नाम को मैच करने के लिए पूछ ले आपसे। ठीक है, आचार्य जीनसेन ने राष्ट्रकूट साम्राज्य के टाइम पे इसको कंपाइल किया था। परिशिष्ट पर्वन जो था ना वो जैन ग्रंथ था, इसको हेमचंद्र ने लिखा था 12वीं सदी में। ठीक है, और ये एक संस्कृत महाकाव्य है। ठीक है, तो पहला और तीसरा हट गया तो दूसरा और चौथा हो गया सही, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ व्यक्ति दे रखे और वो किस रूप में जाने गए थे उनको मैच सही से है या फिर नहीं है। आर्यदेव क्या जैन विद्वान थे? तो ये गलत। ये महायान बौद्ध भिक्षु थे, महायान बौद्ध भिक्षु, ना कि जैन। ठीक है, पहला निकल गया। दिग्नाथ ये बौद्ध विद्वान थे, ठीक है सही बात है। नाथ मुनि ये एक वैष्णव विद्वान थे जिन्होंने नलयरा दिव्य प्रबंधनम जो ग्रंथ था ना उसका संकलन किया था। ठीक है, ओके। और आर्यदेव जो नागसेन का जो या फिर नागार्जुन का जो दर्शन था ना मध्यमा दर्शन उससे ये जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसमें केवल 2 युग में ऐसे हैं जो सही है जुड़े हुए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1240 से 66 के बीच में हुआ था और ये खिलजी के टाइम पे नहीं हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे। ठीक है, और भारत पे तो नहीं हुआ था, है ना, मतलब भारत की सीमा के अंदर नहीं हुआ था। पहला गलत है। हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि मैंने गूगल भी करा था तो इसमें बता रहा था कि हाँ जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी लड़ने के लिए गए थे मंगोलों से, लेकिन इसने यूपीएससी ने इसको गलत माना है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा था और शहर में घेराबंदी कर दी थी। तो ये दूसरा तो सही है। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी उसमें भी बताता है पद्मावत में। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग स्थायी रूप से हार गया था, तो ये गलत है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो ईरान का राजकुमार भाग करके आया था ना मंगोलों से, तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक से शरण मांगी थी, लेकिन इन्होंने नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि वो मंगोलों से डर था कि भाई मंगोल दिल्ली पर भी आक्रमण कर देंगे, तो मंगोल सिंधु तट पर ही रुक गए थे, उसको पार करके नहीं आए थे। तो केवल बी हो जाएगा सही। 58वां सवाल क्या है? कुलह धारण किससे रिलेटेड है? देखिए, कुलह धारण जो सैयद होते थे ना, सैयद, तो सैयद एक टाइप की टोपी पहनते थे, नुकीली टोपी। ठीक है, उसको ही कुलह धारण कहते थे। ठीक है, 58 पे का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों के गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। पहला है गलत, क्योंकि ये गजपति शासक नहीं थे, भोई वंश थे, तो भोई वंश से इन्होंने मतलब फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ली थी। दूसरा क्या है? अल्फांसो दे अल्बुर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, तो सही बात है। यूसुफ आदिल शाह थे, यूसुफ आदिल शाह उस टाइम के बीजापुर के शासक थे, उनसे इन्होंने गोवा पर अधिकार किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लॉट
पर एक फैक्ट्री स्थापित की थी, है ना? कब? 1605 में डच आ गए थे मसूलीपट्टनम, और जो फैक्ट्री जो स्थापित करने की बात है ना, सेंट फोर्ट जॉर्ज, इसकी स्थापना की थी फ्रांसीसी डे ने। ठीक है, तो ये सही बात है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। और 1605 में डच जो थे ना वो मसूलीपट्टनम आए थे, इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा हो जाएगा सही। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। अब देखिए यूपीएससी ने इसको माना है गलत, लेकिन ऐसे अगर एलिमिनेशन लगाओगे तो भाई हो ही सकता है, भाई न्यायिक दंड किसी को मिला है और उस टाइम में कौटिल्य के टाइम पे, मौर्य वंश के टाइम में ऐसा हो सकता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है न्यायिक दंड के अनुसार, लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत माना है, तो पहला निकाल देंगे तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा सही। ठीक है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरे में बता रखा है कि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कानूनी तौर पर मुक्त हो सकती थी। ठीक है ना, सही बात है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो और उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने पर कानूनी हक मिलता था, तो ये दोनों भी सही है, तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा सही। पहला जो कि न्यायिक दंड के अनुसार कोई भी व्यक्ति दास नहीं बनाया जा सकता था, ये यूपीएससी ने इसको गलत माना है। क्वेश्चन नंबर 61, वापस इकोनॉमी स्टार्ट हो गई है, इकोनॉमी का सवाल है। ठीक है, कि भाई यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। ठीक है, आप बताइए, यूएस फेडरल रिजर्व ने क्या कर दिया? ब्याज दरों को बढ़ा दी। तो भारत में जो एफपीआई थे ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेनर्स, तो वो क्या करेंगे? अब भारत में मान लीजिए उसको 8% ब्याज दर मिल रही है, लेकिन अगर यूएसए में 6% भी मिलेगी तो उधर रिस्क कम है, तो वो अपना पैसा सारा निकाल के भारतीय बाजार से यूएस फेडरल जो रिजर्व है या फिर यूएस मार्केट है उसकी तरफ ले जाएंगे। तो यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति यानी कि ब्याज दर बढ़ाने वाली नीति भारत से पूंजी का पलायन करवा सकती है, तो ये सही है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। ठीक है ना, अब ये सही है, क्यों? क्योंकि अब ऋण हो जाएगा महंगा। क्यों? क्योंकि अगर यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दर बढ़ाई है तो भारत में भी जो बैंक होंगे ना, रिजर्व बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक हो, वो भी अपनी ब्याज दर को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनको ज़्यादा ब्याज मिले। क्यों? क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने भी बढ़ाई है तो अपने को भी बढ़ाना पड़ेगा उसके कंपैरिजन में थोड़ा, तभी भाई इन्वेस्टर्स को अपन आकर्षित कर पाएंगे कि आपका पैसा उस पर बढ़िया आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से संबंधित मुद्रा के जोखिम को घटाता है? नहीं, तीसरा ही गलत। आपकी मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, मान लीजिए $1 80 का था, अब 100 रुपए का हो गया, तो अब एक्सटर्नल जो कमर्शियल बोरिंग होगी ना, वो उसमें जोखिम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई या तो एक तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी मुद्रा का अवमूल्यन हो रखा है। दूसरा, भाई इन्वेस्टर कभी भी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, वो आपके कंट्री से पैसा निकाल करके दूसरे देशों में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मुद्रा स्थिर नहीं है। ठीक है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो उनको एक टाइप से सिक्योरिटी नहीं दिखेगी। तो उसके संदर्भ में अगर आपकी कोई कंपनी है, आपके राष्ट्र की कोई कंपनी है, भारत की कोई कंपनी है, अगर वो विदेशों से पैसा लेगी तो उसको जब वापस चुकाएंगे ना, तो आपका अगर पैसा गिर रखा है तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। $1 मान लो 80 रुपये में लोन लिया था, अब आपका पैसा रुपया गिर करके 100 रुपये हो गया, तो अब जब आप पैसा लौटाओगे वापस तो आपको $1 का 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये लोन के जोखिम को घटाता नहीं है, बढ़ा देता है। तो तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा सही। कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य हैं? देखिए, चाय अगर एक खेत भी है किसी भी राज्य में तो वो चाय उत्पादक राज्य हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन क्या है? चारों से हो जाएंगे सही। आमतौर पर पूछा है ना, ऐसा थोड़ी पूछा है कि भाई जहाँ पर इतने % से ज़्यादा खेती होती है। आमतौर पर पूछा, तो आमतौर पर तो किसी भी राज्य में एक खेत तो मिल ही जाएगा चाय का, अगर उसकी कंडीशन वैसी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल और त्रिपुरा चारों हिली एरियाज है, तो यहाँ पर चाय की खेती ऑब्वियसली होती होगी। 63rd नंबर सवाल क्या है कि भारत में साक्ष्य क्षमता निर्माण एजेंसी, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है ना, वो भारतीय बैंक द्वारा विनियमित होती है, तो पहला गलत है। अब देखिए, गलत करने के लिए वो भारतीय रिजर्व बैंक डाल देगा, लेकिन इसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। ठीक है ना, क्रेडिट वेडिट की सारी बातें हैं, जो बाजार स्टॉक वगैरह की सारी बातें हैं, तो वो सेबी रेगुलेट करती है, तो उसमें रिजर्व बैंक का तो कोई रोल है ही नहीं। रिजर्व बैंक तो सिर्फ लोन प्रोवाइड करता है, किसको? सरकारों को और बैंक को। ठीक है, सरकारों को इनडायरेक्टली करवाता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेकर के पैसा देता है, और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनको तो रिजर्व बैंक ही लोन देता है।
ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा गलत, पहला निकाल दो तो अपने आप एलिमिनेट हो गया, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, इकरा ICRA नाम से जानी जाने वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना। तो हो सकता है भाई आपको नहीं भी पता है तो भी एलिमिनेट तो हो ही गया। ब्रिकवर्क रेटिंग एक भारतीय साख निर्माण एजेंसी है, तो ये दोनों ही सही है क्योंकि आपने पहला एलिमिनेट कर दिया तो आपको दूसरा और तीसरा नहीं भी पता है ना, तो भी आंसर आपका निकल जाएगा। एक और बात, सेबी की स्थापना, सेबी ने 1999 का जो एक विनियमन था उससे इसको रेगुलेट करना स्टार्ट किया था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। सेबी एक्ट कौन सा, 1992, ठीक है। ओके, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये देखिए उस टाइम में ये काफी न्यूज में था क्योंकि उसमें जो सदस्य और अध्यक्ष को चुनने वाली बात थी ना, उसको लेकर के काफी बातचीत हो रही थी, लेकिन इसकी जगह अभी FSIB एक नया इंस्टीट्यूट ला दिया है, तो ये ज्यादा अपने लिए काम का नहीं है क्योंकि ये बैंक बोर्ड ब्यूरो ये हट ही गया, ठीक है। FSIB आ गया इसकी जगह। परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय बॉन्ड क्या होता है कि जिस बॉन्ड को अपन इक्विटी में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब शेयर में भी परिवर्तित कर सकते हैं उसको। पहला ऑप्शन क्या है कि चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर भुगतान कर सकते हैं। सही बात है ना कि भाई ऐसा बॉन्ड है जो आपको कह रहा है कि भाई इन फ्यूचर आप इसको स्टॉक या फिर शेयर में भी परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए आपको कम इंटरेस्ट रेट देंगे, तो सही बात है। दूसरा क्या है, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों में इंडेक्सेशन करने की मात्रा प्रदान करता है, ठीक है। भाई बॉन्ड पे तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए 6% है, लेकिन अगर आप बॉन्ड को शेयर में परिवर्तित कर दो क्योंकि कीमतें बढ़ रही है, शेयर मार्केट काफी ऊपर जा रहा है, तो उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। उपभोक्ता कीमतों से इंडेक्सेशन हो गया कि भाई आपकी उपभोक्ता कीमतें अगर बढ़ रही है तो आप उसको बॉन्ड को आप शेयर में परिवर्तित कर दोगे, ठीक है ना। तो 65 के दोनों हो जाएंगे सही। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, भारत इसमें से कौन किसका सदस्य है। अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ठीक है, AIIB। दूसरा क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, और तीसरा क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत तीनों का ही सदस्य है। अब आपको क्या होमवर्क करना है कि जो परमाणु समझौते वगैरह है ना, परमाणु समझौते हैं, मिसाइल समझौते जितने भी हैं, उसमें भारत किस किस का सदस्य नहीं है, तो उसको आपको एक बार मतलब फाइंड आउट करना है कि भाई भारत इसका सदस्य नहीं है, इसका सदस्य है, तो वो एक बार सारणी बना लेना क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। क्योंकि अभी जैसे ईरान वॉर वगैरह चल रहा है, परमाणु हथियारों की बहुत बातचीत हो रही है, तो परमाणु हथियारों से रिलेटेड जितने भी संधियां हैं ना, जितने भी ट्रीटीज है, उसमें भारत सदस्य है या नहीं है, उसको आप एक बार देखना है, ठीक है। एक और कुछ फैक्ट्स है कि भारत जो एशिया अवसंरचना निवेश बैंक है ना, इसमें सबसे बड़ा हितधारक है, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन जो SCO है ना, 2017 में भारत और पाकिस्तान ये दोनों पूर्ण रूप से सदस्य इसके बन गए थे, ठीक है। अभी SCO में, अभी देखिए और कुछ SCO से रिलेटेड अपडेट में बता देता हूँ। SCO में अभी टोटल 10 सदस्य है, कितने, 10 सदस्य। और लेटेस्ट कौन कौन से ऐड हुए, ईरान एंड बेलारूस। और ईरान आपकी काफी न्यूज में भी है, तो SCO इसमें और भी न्यूज में बन जाएगा कि भाई SCO से भी सवाल आ सकता है क्योंकि SCO का सदस्य है ईरान। और बाकी आपको जो परमाणु संधियां उससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी गूगल करके जानकारी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। SCO की स्थापना कब हुई थी, 2001 में, भारत 2017 में शामिल हुआ। अब देखिए 67 नंबर सवाल क्या है कि हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। अब ये पूछ लिया कि सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है या फिर अर्थव्यवस्था में से एक रहा है, तो थोड़ा सा लिबरल कर लिया कि भाई सारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, समृद्धि कर रही है, ग्रोथ कर रही है, उसमें से एक है जो वियतनाम भी है, ठीक है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली द्वारा ही होता है, तो ये गलत है क्योंकि वहां पर वियतनाम में एक दलीय व्यवस्था है, ठीक है, बहुदलीय नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो A हट गया और D हट गया। अब तीसरा तो कॉमन है, मतलब तीसरा तो सही है, ठीक है। अब चौथे या फिर पांचवें में से आपको एक एलिमिनेट करना है। हालांकि जैसे पहले अपन ने निकाल ही दिया, पहला सही है तो C सही हो जाएगा, लेकिन चौथे और पांचवें को देखते हैं कि भाई लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागत और स्थिर विनिमय दर ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है, तो ये सही है भाई।
जहां पर कम श्रम लागत होगी वहां पर भी तो इन्वेस्टर्स जाएंगे ना, क्योंकि उनका खर्चा कम होगा विनिर्माण में। पांचवा क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन ई सेवा सेक्टर वियतनाम से है। तो वियतनाम से नहीं है, ये जैसे ताइवान वगैरह है, ठीक है, साउथ कोरिया है, तो ये काफी इनमें डेवलप्ड है। तो ताइवान का मतलब इनका, वियतनाम का कोई इसमें ज्यादा रोल है नहीं। पांचवा हो जाएगा गलत। तो सी आज इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। भारत में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए काम करता है? तो आरबीआई है ना, सिंपल है, मॉनेटरी पॉलिसी से। और सरकार किससे करती है? फिस्कल पॉलिसी। दोनों मिलकर के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो मेन कौन है? आरबीआई, जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। अब 69 नंबर सवाल क्या है कि जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं ना, उसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है आपको बताना है। पहला क्या है, वे भौतिक परिसंपत्तियों के डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। तो सिंपल है, जो भौतिक संपत्ति है इसका डिजिटल रूप में आपने उसका नॉन नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी बना दिया, फिर आप उसका क्रय विक्रय कर रहे हो। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात है तो सही होगा। तीसरा क्या है, उनकी तुल्यता पर व्यापार या फिर विनिमय किया जा सकता है, इसलिए उसका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा गलत है। देखिए, एनएफटी का आपस में कोई भी व्यापार नहीं होता, ठीक है। प्रत्येक एनएफटी जो होती है ना, उसका कोई एक यूनिक पहचान होती है। मतलब जैसे एक एनएफटी है तो उसको तोड़ करके आप नहीं बेच सकते कि मतलब एक एनएफटी की प्राइस कितनी, 1,000 रुपए, आपने आधी एनएफटी दे दी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, परस्पर विनिमय नहीं हो सकता। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा हो जाएगा सही। अब देखिए, कुछ जलाशय दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि ये युग्म सही है या फिर नहीं है। पहला क्या है, घाट प्रभा तेलंगाना, तो पहला गलत है। क्यों? क्योंकि घाट प्रभा कर्नाटका से रिलेटेड है, ठीक है। गांधी सागर एमपी, सही है, चंबल नदी पर है, ठीक है। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, नहीं, गलत है, ये कहां पर है? एमपी में, गोदावरी नदी पर, ठीक है। मैथोन छत्तीसगढ़ में, गलत है, ये झारखंड में। तो आपको बताना है कौन कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो तीन गलत है इसमें, तो तीन जो है ना वो गलत है कि भाई तीन जो इसमें स्टेटमेंट दे रखी है वो सुमेलित नहीं है, सिर्फ एक गांधी सागर एमपी वाला ये भी, यही सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं कि कौन सा एक संगठन है जो फैक्ट्रियों में जो कामगार नियुक्त हुए हैं, औद्योगिक विवाद से रिलेटेड जो भी बातचीत होती है ना, उससे रिलेटेड काम करता है। तो आपको पता आईएलओ ही है, सॉरी, आईएलओ या फिर श्रम ब्यूरो जो कहेंगे, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है? श्रम एंड रोजगार मंत्रालय। अगर विश्व स्तर पर बात करेंगे तो आईएलओ है, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 72 क्या है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन है ना, उनकी क्या भूमिका है बतानी है आपको। कि भाई जो सीसीओ है वो भारत में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। भाई कोयला से रिलेटेड जो भी डेटा वगैरह होगा वो कोयला नियंत्रक संगठन ही तो आपको प्रोवाइड करवाएगा, तो पहला तो सही है। ये कोयला या फिर लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है, दूसरा भी सही है, मॉनिटरिंग कर रहा है नॉर्मली, ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, ये कोयला युक्त क्षेत्रों में अधिग्रहण, जैसे भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड जो भी बातचीत होती है, जो सरकार की अधिसूचनाएं नोटिफिकेशन होते हैं, उनके प्रति किसी भी आपत्ति का अनुश्रवण करता है, मतलब उसको सुनता है, जो आपत्ति होती है, जो भी शिकायतें होती है लोगों की। तो ये भी नॉर्मली कह रहा है कि भाई हाँ सुनेगा बातों को, तो ये नहीं सुनेगा तो फिर थोड़ी दूसरे लोग कौन सुनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कोयला से रिलेटेड जो संस्था है तो वही सारे मॉनिटरिंग भी करेगी, शिकायतें भी सुनेगी। चौथा क्या है, ये सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अपनी अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो ये गलत है एकदम कि भाई एक, ऐसा नहीं होगा कि भाई सीसीओ है वो ये निर्धारित करेगा कि इतने टाइम पीरियड में आपको अंतिम उपभोक्ता को कोयला का वितरण करना है। तो चौथा हो जाएगा गलत, पहला दूसरा और तीसरा सही है, तो ए हो जाएगा सही। और एक और बातचीत है कि भाई इसमें सीसीओ की जो स्थापना थी ना वो 1916 में हुई थी, ठीक है, ओके। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो कौन सा एक कथन सर्वोत्तम रूप से सही हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था कि 5th शेड्यूल से हर बार सवाल आता है। मैंने जो पॉलिटी वाले हैं ना, पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके भी वीडियो बना रखी है। तो 5वीं अनुसूची से सवाल आ गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर 5वीं अनुसूची में लाया जाता है किसी भी क्षेत्र को, तो उसमें क्या होगा कि जो जनजातीय लोग हैं ना, उसकी जमीनें गैर जनजातीय लोगों को जो ट्रांसफर होती है ना, उस पर रोक लगाई जा सकती है, भूमि आवंटन पे, है ना। पहला हो जाएगा सही इसमें, ठीक है।
74 नंबर सवाल क्या है कि भारत स्वच्छता संगठन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको चलाया जाता है। तो पहला गलत है, क्योंकि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है, WHO नहीं है, इसकी जगह कौन है? फिक्की, है ना? फिक्की के अंतर्गत इसको चलाया जाता है भारत सरकार के साथ मिलकर के। दूसरा क्या? भारतीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के शीर्षस्थ निकाय है और ये शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए हल उपलब्ध करवाता है। तो ये सही है, ठीक है ना? जनरल स्टेटमेंट है, केवल बी हो जाएगा सही, ठीक है। 75वां सवाल क्या है कि कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया? तो जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है ना, इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ओके। 76वां सवाल क्या है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यानी यूनाइटेड नेशंस क्रेडिशियस कमिटी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसके संदर्भ में कौन सा सही है। यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा यह स्थापित है और इसका पर्यवेक्षण इसके अंतर्गत ही किया जाता है। पहला गलत है, क्यों? क्योंकि ये सुरक्षा परिषद ने नहीं करा, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको स्थापित कर रखा है। डायरेक्ट फैक्ट दे दिया, सुरक्षा परिषद दे दी, तो ये गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते, है ना? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो अध्यक्ष होता है ना, वो प्रस्ताव देता है, उस पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चुनाव करके इसका गठन करती है, उसकी नियुक्ति करती है। दूसरा क्या? पारंपरिक रूप से प्रति व्यक्ति मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठकें होती है, तो ये गलत है। इसकी बैठक सिर्फ नवंबर में होती है, ठीक है। तो अब तीसरा लास्ट बचा है, तो तीसरा ही सही होगा। तीसरा क्या है कि ये महासभा को अनुमोदन देता है कि भाई यूएन के जो सभी सदस्य है इसका आकलन करें, तो नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है, तीसरी हो जाएगी सही, ठीक है। 77वां सवाल क्या है कि ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ध्रुवीय कोड, मैंने क्या बोला था, जो वन लाइनर आते हैं ना उसका पहला ही सही होता है 70% केसेज में। ध्रुवीय कोड में क्या होगा कि जो ध्रुवीय जल राशि है उसके परिचालन करना, जहाजों से सुरक्षा से रिलेटेड जो अंतर्राष्ट्रीय कोड है वो ध्रुवीय कोड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो मार्पोल कन्वेंशन है ना, मार्पोल कन्वेंशन जो समुद्र में जो प्रदूषण होता है उसको रेगुलेट करना है, ये भी इसके अंतर्गत इसका ध्रुवीय कोड का परिचालन अनिवार्य हो जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के संदर्भ में कुछ कथन है, उसको आपको बताना। देखिए यूनाइटेड नेशन से कितने सवाल आ गए, ठीक है ना? 1 से 2 सवाल हर साल बन रहे हैं, तो इसको यूनाइटेड नेशन के जितने भी संस्थाएं हैं, कितनी इंस्टीट्यूट्स है इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनका क्या काम होता है, तो उसको एक बार आप गूगल करके देख लेना, क्योंकि वहां से सवाल बनते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गैर सदस्य राज्यों की प्रेषक स्थिति प्रदान कर सकती है, ठीक है ना, हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा के क्षेत्र में स्थिति पाने के प्रयत्न कर सकते हैं। कैन भी आ रहा है ना, इसमें भी कैन भी है। यूएन महासभा में स्थायी प्रेषक यूएन मुख्यालय के मिशन बनाए रख सकते हैं, तो तीनों स्टेटमेंट हो जाएगी इसमें सही। जनरल स्टेटमेंट हो सकता है, अभी नहीं हो रहा, इन फ्यूचर हो गया तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए चाय बोर्ड, हल्दी बोर्ड स्थापित हुआ था तो उस पर भी सवाल आया था, ठीक है ना। तो कोई भी नया बोर्ड अगर स्थापित हो रहा है ना कृषि से रिलेटेड, तो वहां से सवाल बने हैं। तो हल्दी जो चाय बोर्ड है उससे रिलेटेड बताना कि ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसको एक एक्ट के थ्रू लाया गया, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत रेगुलेट होती है। तो दूसरा गलत है, इसको किससे रिलेटेड है? वाणिज्यिक मंत्रालय से, ठीक है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है, तो तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो इसका प्रधान कार्यालय है ना वो कोलकाता में है, बेंगलुरु में नहीं है। और इसके दो जो कार्यालय है वो विदेशों में भी है, दुबई में और मॉस्को में। तो 2 सही करने थे, तो 1 और 4 हो जाएगा सही, ठीक है, ओके। सवाल नंबर 80 क्या है? ग्रीन वॉशिंग, आपको पता है कि भाई कोई ऐसी कंपनी है जो बोलती है कि भाई हम तो इमिशन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज के पक्ष में हैं, तो वो एक भ्रामक दावा करते हैं कि मान लीजिए कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी है, मान लीजिए वॉक्सवैगन पे ये मतलब ये लगाता है, इल्जाम लगे थे कि भाई वो ग्रीन वॉशिंग कर रही है, कि भाई उसकी गाड़ियाँ इमिशन तो कर रही है लेकिन वो बता रहे हैं कि भाई हम इको फ्रेंडली हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि जो वन लाइनर होते हैं, टर्मिनोलॉजी दे रखी होती है, उसमें पहला ही सही हो जाता है, तो 80 का हो जाएगा पहला, कि भाई कोई भी मिथ्या रूप से ये जानकारी देता है कि हम इको फ्रेंडली है जबकि वो इमिशन करते हैं। सवाल नंबर 81 क्या है? उच्च मेघ
मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं, भूखंड को ठंडा करते हैं। अब देखिए इसमें दो कंसेप्ट हैं जो, अब जैसे ये पृथ्वी है, एक तो नीचे वाले बादल है और एक ऊपर वाले बादल है। ऊपर वाले बादल क्या करते हैं, ये जो लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट वेव वाली जो सौर विकिरण होती है ना, उसको तो पास कर देती है, ये पृथ्वी तक पहुंचती है। लेकिन जैसे लॉन्ग रेंज वाली या फिर दीर्घ तरंगों वाली जो भी तरंगे होती है ना, पार्थिव विकिरण, उनको ट्रैप करती है, ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। तो जो ऊपरी बादल होते हैं ना, वो पृथ्वी की सतह को गर्म करने की काम करते हैं, ना कि ठंडा करने की। तो पहला हो जाएगा गलत। दूसरा क्या, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणों का निम्न मेघ अवशोषण करते हैं और इसके तापन प्रभाव को नहीं, निम्न मेघ जो होते हैं ना, वो आने वाली विकिरणों को परावर्तित करते हैं, ठीक है, तो ठंडा बना के रखते हैं सतह को। तो दूसरा भी हो जाएगा गलत। मतलब ऊपर वाले मेघ होते हैं ना, वो ट्रैप करते हैं पार्थिव विकिरण को, और जो नीचे वाले जो मेघ होते हैं ना, सतह के निकट वाले, वो क्या करते हैं, आने वाली विकिरण को अवशोषित करते हैं और ठंडा बनाए रखने की भूमिका निभाते हैं। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। उत्तर पश्चिमी केनिया में बीडी बीडी एक वृहत शरणार्थी मतलब एक बस्ती है, गलत है, ठीक है। 2017 तक थी, अभी नहीं है, ठीक है। ये आईआर वाले जो भी शरणार्थी वाले जो भी मुद्दे होते हैं, या फिर जहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हो गया, तो वहां से हर बार सवाल बनते हैं। तो पहला गलत हो गया, ये हट गया। अब दूसरा तो कॉमन है भाई, या तो दूसरा सही होगा या तीसरा सही होगा। तो दूसरा क्या है, दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडी बीडी में रहते हैं। अब एक लोग भी सूडान से जाया हुआ बीडी बीडी में रह रहा है ना, उस शरणार्थी बस्ती में, तो सही हो जाएगा। तो कुछ है तो मतलब सही है। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या में रह रहे हैं, भाई एक लोग भी रह रहा है तो सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा हो जाएगा सही। तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य कौन कौन से हैं? अब देखिए इसमें जो अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, ये तो संगठन का हिस्सा है, लेकिन ये तीन, आर्मेनिया, क्रोएशिया और रोमानिया, ये नहीं है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसको गूगल कर लेना, अभी तुर्की की जगह ईरान किस किस संगठन में शामिल है, उसको थोड़ा गूगल कर लेना। या फिर नाटो में कौन कौन से नए मेंबर ऐड हुए हैं, कितने मेंबर हैं, ठीक है, कौन कौन से मेंबर नहीं है यूरोपियन राष्ट्र, उनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। सवाल नंबर 84 क्या है कि गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये अब कहाँ पर है, बडला, ये कहाँ पर है, राजस्थान। पहला हो गया गलत, ए निकल गया, सी निकल गया, या तो दूसरा सही है या तीसरा सही है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। तो विश्व का पहला है ये, जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है, केरल में। तीसरा क्या है, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई प्रकाश वोल्टिक परियोजना है, तो तीसरा गलत है। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में, है ना। 100 मेगावाट का है, सौर ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। तो सही कौन सा हो जाएगा, केवल बी। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय, यूएन क्लॉज, ठीक है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, उसको बताना कि कौन सा सही है। अब देखिए, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्री सीमा से आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक उसको सुविस्थापित करने का अधिकार है, सही है। सभी राज्य, चाहे वे तटीय हो या फिर भू आबद्ध, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक के यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। अनन्य जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, उसका जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक इसका विस्तार होता है, 200 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट अनक्लॉज से रिलेटेड सही है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि कभी कभी समाचारों में रहने वाला सेंकाकू द्वीप विवाद के बारे में आपको बताना है। ये पहली बात तो कहां पर है, पूर्वी चीन सागर में, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज है ना, जो द्वीप वगैरह, उनको एक बार देख लेना कि कौन से सागर में, किसके कंट्रोल में। तो ये चीन और जापान के बीच में, पूर्वी चीन सागर में, ये एक विवाद का विषय बना हुआ है, ठीक है, ओके। अब देखिए, हाल ही में समाचारों में ये देश किस वजह से रहे थे, उसमें आपको बताना कि कितने पेयर सही है। तो चाड में क्या हुआ था, स्थायी सैन्य बेस की स्थापना की थी चीन ने, तो ये भी सही है। गिनी वाला जो है ना, ये गिनी वाला गलत है कि भाई सेना द्वारा संविधान सरकार, ये गलत है। लेबनान और ट्यूनिशिया, ये सही है। तो इसमें 3 सही है। और बताना है कि भाई वर्तमान में अब जैसे माली है, माली,
बुर्किना फासो, ठीक है, नाइजर, सूडान। यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, किस वजह से बनी हुई है आपको एक बार गूगल करके देखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आ सकता है जब ये बनाए तब। कुछ क्षेत्र दे रखे हैं और वो कौन से देश में है आपको बताना है। अनातोलिया पठार तुर्की में है, सही बात है। अम्हारा इथियोपिया में, ये भी सही है। काबो डेल्टाओ ये स्पेन में नहीं है, ये है मोजाम्बिक में, ठीक है। और कातालोनिया इटली में नहीं है, ये कहाँ पर है, स्पेन में। तो इसमें से केवल 2 सही हो जाएंगे। 89 नंबर सवाल क्या है कि वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में भारतीय विधियों के जो कथन दे रखे हैं उस पर बताने कि कितने सही है। कि वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। अब एकमात्र बोल दिया, ये हो गया गलत, है ना, एक्सट्रीम हो गया। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या फिर उससे बाहर, उसका संरक्षण वो है। मान लीजिए शेर को आपने संरक्षित क्षेत्र में घोषित कर दिया, उसको जीव को संरक्षित घोषित कर दिया। अब शेर भले ही उस गिर राष्ट्रीय उद्यान में हो या फिर भाई किसी के घर में घुस गया हो, तो उसको आप मारोगे तो वो तो संरक्षित तो होगा ही, ठीक है ना, नहीं मार सकते उसको। तीसरा क्या है, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के खतरा बन जाने की आशंका सिर्फ उस जीव को मार देने के लिए पर्याप्त आधार है, तो ये गलत है। जब या तो वो ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिसका इलाज नहीं हो सकता जीव, या फिर ऐसा मतलब एक तरह से पागल हो गया हो जीव और उसकी वजह से लोगों को मार रहा हो या फिर जनहानि को नुकसान पहुंच रहा है, तब क्या होगा, जो चीफ वाइल्ड लाइफ जो क्या कहते हैं वार्डन होता है ना, वो उसको अनुमति देगा। अगर वो संतुष्ट है तो वो अनुमति देगा और फिर उसके बाद में उसका जो है ना वो शिकार वो किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। सिर्फ आशंका के बेस पे उसका शिकार नहीं हो सकता, तो केवल दूसरा सही है। 90 नंबर सवाल क्या है कि कौन सा एक जीव है ना वो कवकों के किसान के रूप में काम करता है, तो इसका सीधा सा फैक्चुअल था, इसका चींटी है ना, चींटी सही है आंसर। गूगल कर लेना कि कवकों का कृषक क्यों कहा जाता है इसको। कुछ शिलालेख दे रखे अशोक के, हिस्ट्री के सवाल है और आपको बताना कि वह किस राज्य में स्थित है। धौली आपको पता है उड़ीसा में, सही बात है। एरीगुडी आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। जौगड़ जो है ना वो धौली और जौगड़ दोनों ही उड़ीसा में, एमपी में नहीं है, ठीक है, तो उड़ीसा में। तीसरा गलत है। कलसी कर्नाटक में नहीं है, ये कहां पर है, हिमाचल में, ठीक है। तो 2 गलत है, 2 सही है, केवल 2 युग्म हो जाएंगे सही। राजा दे रखा है और राजवंश वो किससे रिलेटेड था, नानुक चंदेल से, तो सही है, ये फाउंडर था चंदेल वंश का, ठीक है, चंदेलों का क्या था, फाउंडर था। 9वीं सदी में, 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। जय शक्ति ये गलत है, ये परमारों से रिलेटेड नहीं था, ये भी चंदेल शासक ही था। नागभट्ट द्वितीय ये गुर्जर जो पतियार वंश था ना उससे रिलेटेड था, तो तीसरा सही है। भोज था ना, भोज मिहिर भोज परमार वंश से था, ये राष्ट्रकूट का नहीं था, तो 2 सही है 2 गलत है। पहला और तीसरा सही है, तो केवल 2 युग में सही है। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा सही है। अब इसमें देखिए एक्सट्रीम में है तो एकदम एलिमिनेट हो जाएगा कि भाई संगम कविताओं में कोई भी भौतिक संस्कृति का संदर्भ नहीं है। भाई एक लाइन भी अगर दे रखी होगी ना भौतिक संस्कृति से रिलेटेड तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम साहित्यों को ज्ञात था, ठीक है, हो सकता हो सही हो। संगम साहित्यों में समर शौर्य यानी वीरतापूर्ण कविताएं नहीं है, गलत है। संगम साहित्यों में जादुई ताकतों का जिक्र नहीं है, ये भी गलत है। तो इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, बी आंसर, कि भाई इसमें संगम जो साहित्य है ना उसमें सामाजिक वर्गीकरण कवियों को ज्ञात था कि भाई किस तरीके से समाज में वर्गीकरण हो रखा है समाज का। 94 सवाल क्या है, योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया था किसके काल में। तो जो अनुवाद वगैरह थे ना वो ज्यादातर अकबर के टाइम पे हुए थे, और ऑप्शन में अगर अकबर दे रखा है तो वही सही होता है मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। योग वशिष्ठ 1597 में 3 सहयोगियों के साथ में इसको लाया गया था, मतलब किया गया था। इसमें कौन थे, पंडित जगन्नाथ मिश्र, पठान मिश्रा, ठीक है, ये भी दोनों इसके साथ में थे। 95 नंबर सवाल के, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में एक विश्व की दूसरी सबसे ऊंची आसन मुद्रा में बैठी हुई जो मूर्ति है ना उसका उद्घाटन किया है। तो रामानुजन की शिक्षाओं से रिलेटेड आपको बताना कि कौन सा सही है। तो रामानुज चूंकि भक्ति परंपरा से थे तो मोक्ष प्राप्ति में जो भक्ति से रिलेटेड जो भी बातचीत है ना वो ज्यादा करेंगे, तो भक्ति मार्ग के वो पदस्थ थे, ठीक है। इनका जो जन्म था ना वो 11वीं शताब्दी में हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। विष्णु भक्त थे ये, ओके।
96 नंबर सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। अब देखिए सोमनाथ मंदिर इस बार भी काफी न्यूज में 2026 के लिए, ठीक है ना, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हुई है वहां पर। तो सोमनाथ से रिलेटेड आपको जानकारी रखनी है थोड़ी बहुत। और जहां पर भी पीएम विजिट करते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो प्लेसेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ की कल्चर को जानना, उसके साथ में देशों के साथ में अपना कैसा संबंध है, उन सारी चीज़ों के, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं, वो भी आपको पूछ सकते हैं। तो सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है, सही है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। अब आपको आप इसको मतलब भले ही पता ना हो कि अल बरूनी ने इसका वर्णन किया कि नहीं किया, लेकिन अगर अल बरूनी की जितनी भी बुक्स है उसमें मान लीजिए वर्णन नहीं भी मिलता है, तो कोई ऐसी बुक भी तो होगी जो अभी तक मिली नहीं है, उसमें वर्णन हो सकता है। तो दूसरा सही है, जनरल स्टेटमेंट है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो ये गलत है, ये फैक्ट है, ये राजेंद्र प्रसाद के समय हुई थी, ठीक है ना, राधाकृष्णन के टाइम पे नहीं हुई थी। तीसरा हो गया गलत। केवल 2 स्टेटमेंट इसमें से सही है, पहला और दूसरा। अब लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं। 97 नंबर सवाल क्या है कि मानव शरीर में बी कोशिका और टी कोशिकाओं की क्या भूमिका है। तो जो बी कोशिकाएं एक तरीके से क्या करती है, अपने जो शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं ना उनसे बचाती है, तो प्रतिरोधक का काम करती है। तो सी हो जाएगा सही, ठीक है। अब नैनो पार्टिकल से रिलेटेड आपको बताना है कि देखिए पहला क्या है, नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में ही नहीं है। आप प्रकृति को कितना ही ढूंढ लिया कि भाई नैनो पार्टिकल्स मिल ही नहीं रहे, कहीं एक जगह आपने नहीं ढूंढा हो मान लो, और वहां पर मिल गया तो पहला हो जाएगा गलत। अब देखिए कुछ कुछ आ रखा है कि कुछ धात्विक ऑक्सीडों में इसका यूज हो सकता है, और जो पर्यावरण में मनुष्यों के लिए असुरक्षित हो सकते हैं कुछ, तो दोनों ही हो जाएंगे सही। मतलब सम सम बोल दिया ना, तो सम सम जब भी आ जाए तो सही हो जाता है, सम कैन। डीएनए बारकोडिंग का क्या उपादान हो सकता है इसमें से, आपको बताना है। देखिए किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए डीएनए बारकोडिंग का यूज हो सकता है, ये गलत है। मतलब किसी भी तरीके से आयु का आकलन नहीं हो जाएगा। इसमें जो कार्बन वाली जो टेक्नोलॉजी होती है ना उससे इसका आयु का आकलन किया जाता है। समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए हो सकता है। प्रसंस्करण पदार्थों में अवांछनीय सामग्री को पहचानने के लिए हो सकता है। तो 2 और 3 तो सही हो जाएगा, पहला गलत होगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का कि निम्नलिखित में से किन की अधिकता से अम्ल वर्षा हो सकती है। तो आपको पता है नॉक्स और सॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सोडियम जो सल्फर ऑक्साइड है, तो उनसे अम्ल वर्षा होती है। तो दूसरा और चौथा हो जाएगा सही, ठीक है। तो देखिए अपने पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं और अपन ने 2022 वाला पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। इसी सीरीज में 2025 तक अपन पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बने रहना आपको लास्ट तक, और सभी वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो ना करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।